हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड में खून का टीका उपन्यास। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि हमीर की रानी गर्भवती हो जाती है और मौजी राम हमीर को समझाता है कि अगर आप अनक सिंह को वश में नहीं रखोगे तो एक दिन वो आपका विद्रोही बन जाएगा। हमीर की पत्नी उनके पांव दबाती है और हमीर की आंखों में नींद घुलने लग जाती है। उस समय रानी अपने आप में तन्मय होकर एक गीत गा उठती है। उसके पश्चात का अब हम पढ़ते हैं आगे। भीलों के कंधों पर धनुष बाण भी थे, यानी जब देखा तो भीलों के कंधों पर धनुष बाण थे। सब लोग एकत्रित होकर आए थे कि उन्होंने जितनी भी अल्प बचत की थी उस बचत के रुपए, उस बचत का धन वो राणा के समक्ष लेकर आए थे। देखते देखते देशभक्त प्रजा ने धन का अंबार लगा दिया। भीलों ने अपने कठोर श्रम द्वारा प्राप्त सारा धन हमीर के चरणों में रखकर कहा कि आप चित्तौड़ को मुक्त कराएं। हर मेवाड़ी की यही आवाज थी। मालदेव के अत्याचारों और यवन सैनिकों की धींगा धींगी से प्रजा आतंकित थी। धींगा धींगी यानी होता है बदमाशी से, उनके अत्याचारों से। तभी अनक सिंह आ गया। उसका अप्रत्याशित आगमन सबको आश्चर्यचकित करने वाला था कि अचानक से अनक सिंह आ गया, तो सब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह विशाल और विचित्र वीर राणा के चरणों में नतमस्तक होकर बैठ गया। हमीर ने उसकी आवभगत की और बोला, क्या बात है अनग? अनक कहता है, युद्ध की घोषणा कर दीजिए। उसको तो रात दिन केवल और केवल युद्ध ही युद्ध सूझ रहा है। तब हमीर कहता है कि समय आ चुका है। तब अनक सिंह कहता है, कब आक्रमण होगा? हमीर कहता है, तिथि निश्चित नहीं है, अभी थोड़ा धैर्य रखो। प्रजा में अभी तीव्र असंतोष है। इस तीव्र असंतोष का एक फल यही हो सकता है कि हम इन असंतुष्ट मानवों को संग्राम भूमि में उतार दें। ये जुझारू बन जाएंगे। मौजी राम ने अनक सिंह की वाणी में अवरोध उत्पन्न करते हुए कहा कि ठाकुर शाही सेना का समर्थन प्राप्त करने वालों से युद्ध होना सहज नहीं। कि हे ठाकुर शाही सेना यानी मुगल सेना है, उसके समर्थन प्राप्त जैसा है और उनसे युद्ध करना इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अनक सिंह को गुस्सा आता है और वो उसको कहता है मौजी राम को, कामदार जी, यह धन पड़ा है, ये सिक्के पड़े हैं, इन्हें गिनिए। युद्ध की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। हमीर को गुस्सा आया और हमीर ने उत्तेजित होकर कहा, अनक सिंह, मर्यादा का उल्लंघन उचित नहीं। अपने आप को इतना चतुर और बलवान नहीं समझो कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी जन्मा ही नहीं है। अपनी इस अशिष्टता की इनसे क्षमा याचना करो। अनक सिंह की लाल लाल आंखों में अंगार बरस पड़े। पवन सिंह का हाथ खड़ग पर चला गया। हमारा हुक्म है। हमीर कहते हैं, मेरा हुक्म है, इनसे क्षमा याचना करो मौजी राम से। अनक सिंह ने क्षमा मांगी और तुरंत वहां से चला गया। हमीर ने व्यथित होकर कहा, वीर विवेक से दिन प्रतिदिन दूर हो रहा है। वीर कौन? यहाँ पर वीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? अनक सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। दीवान जी, आप इसे अधिक सिर पर मत चढ़ाइए, कभी यह हम सबके लिए घातक सिद्ध होगा। पवन सिंह ने आवेश में कहा, यह दरबार की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है, यानी दरबार के अनुसार ये है ही नहीं। हमीर ने पवन सिंह को शांत करते हुए कहा, अधिक आवेश हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। तुम जाकर अनक सिंह को बुलाकर लाओ। मेरा से कहते हैं कि तुम जाओ और अनक सिंह को बुलाओ। उसे हमारी तलवार दिखाना और कहना कि राणा जी तुम्हें इसी समय बुला रहे हैं। मेरा प्रणाम करके अश्वारूढ़ हो गया। वह पवन वेग से पर्वत के संकीर्ण पथ पर भागा। हमीर ने पवन सिंह को कहा कि पवन सिंह, तुम्हारी स्वामी भक्ति, वीरता और कर्तव्य परायणता अनुकरणीय होने के साथ साथ चित्तौड़ के लिए गौरवमय भी है। मैं तुमसे एक प्रार्थना और करना चाहूँगा कि तुम अनक सिंह के स्वभाव के बारे में शांत रहो। देखो, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम बल में अनक सिंह से निर्बल नहीं हो, किंतु अपने चित्तौड़ के लिए अभी हमारा शांत रहना ही श्रेयस्कर है।
तब पवन सिंह कहता है, आप हर बार मुझे ही दबाते हैं क्या, कि हर बार आप मुझे मुझे क्यों कहते हैं। तब हमीर सिंह उसे कहते हैं कि मूर्ख को समझाना थोड़ा कठिन होता है और बुद्धिमान को एक संकेत ही पर्याप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति का दबाव हर कोई पर नहीं होता, दबाव भी संबंधियों पर ही आच्छादित होता है। मैं तुम्हें सर्वप्रिय मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अधिक दबाता हूँ। क्या मैं अनुचित कह रहा हूँ? हमीर कह रहे मैं कुछ गलत थोड़े ना कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें अपना संबंधी मानता हूँ। पवन सिंह गदगद होकर बोला, नहीं दीवान जी, आपके असीम प्रेम के लिए अनाच्छिद मैं आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, कि आप कोई बात नहीं, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। तत्पश्चात हमीर ने अपनी प्रजा को आश्वासन दिया और प्रजा को कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वह शीघ्र ही आपकी जन्मभूमि को मुक्ति दिलाएगा, कि आप चिंता मत करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम जल्दी आपकी जन्मभूमि अर्थात चित्तौड़ को मुक्ति दिलाएंगे। उनके चले जाने के बाद, किनके चले जाने के बाद? प्रजा के चले जाने के बाद हमीर ने सबको जाने का आदेश दे दिया। हमीर मंत्रणा कक्ष में चहलकदमी कर रहा था। उद्विग्नता के कारण कभी कभी उसके अधर अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण कर देते थे। अनग वस्तुतः उन्मादग्रस्त हो गया है, उसे इस तरह वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस तरह के वाक्य उसके मस्तिष्क में घूम रहे थे। दूरागत पदचाप हमीर के कर्ण कुहरों के सनिकट आने लगे, यानी पाँव की आवाज आ रही थी हमीर के कानों के पास। हमीर अपने भावों को परिवर्तन करने लगा। गुस्सा तो आ रहा था हमीर को, लेकिन शांत होने की कोशिश करने लगा। जो उग्रता व कठोरता उसके चेहरे पर व्याप्त थी वह दूर होने लगी, उसकी जगह सहज सौम्यता आ विराजी। हमीर ने अनग सिंह का सम्मान मुस्कान के साथ किया, मेरा वहां से चला गया। हमीर ने मधुरता से किंतु अनग की ओर ध्यान नहीं देकर कहा, राज मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण असह्य होता है, कभी कभी उसका गंभीर रूप राजद्रोह की संज्ञा भी ले लेता है, पर अनग सिंह से हमें ऐसी आशा नहीं थी। वह हमारा दायां हाथ है। अनग सिंह को ही कह रहे हैं हमीर कि तुम तो हमारे दाएं हाथ हो, हम अपने दाएं हाथ को अपने से अलग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अनग, अगर तुम्हारा अपना दायां हाथ विषाक्त होकर तुम्हारे सारे शरीर को हानि पहुंचाने लगे तो तुम क्या करोगे? हमीर उसको ही पूछ रहे हैं कि बताओ तुम क्या करोगे? अनग ने आवेश में कहा, काट दूंगा। तब हमीर कहते हैं, किंतु हम इस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत हैं, हम उसका उपचार करेंगे, अच्छे अच्छे वेदों को दिखलाएंगे, इस पर भी अगर वह ठीक नहीं हुआ तो हम उसे काट कर अलग कर देंगे। हमीर का संकेत अनग सिंह समझ गया, उसका मुख ताम्र वर्ण का हो गया। आंतरिक क्रोध पर उसने बहुत आधिपत्य करना चाहा, फलस्वरूप उसके सारे शरीर में जड़ता व्याप्त हो गई। हम तुम्हारा हार्दिक सम्मान करते हैं, वीरों में तुम्हें वीर शिरोमणि समझते हैं। हमें यह भी विश्वास है कि तुम्हें केसरी सिंह भी पराजित नहीं कर सकता, पर दुख इस बात का है कि तुम शिष्टता की परिधि के बाहर जाने लग गए हो अनग। क्या तुम्हारी बातों के कारण समस्त मेवाड़ की एकता, अखंडता, अविच्छिन्नता भंग हो जाए? बप्पा रावल द्वारा स्थापित सूर्यवंशियों का शौर्य समाप्त हो जाए? हमारे जागरण को क्षति पहुंचे? लोग तुम्हारे जैसे पराक्रमी को देशद्रोही कहें, क्या तुम यह सब सहन कर सकोगे? चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? अनग सिंह गर्दन झुकाए खड़ा रहा। हम तुम्हारी स्वामी भक्ति का सम्मान करते हैं, हमें तुम्हारी नीयत में बिल्कुल भी तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु यह सब बात तब नितांत गौण हो जाती है जब तुम भरी सभा में राजकुल की प्रतिष्ठा के हुंकार के सहारे उड़ाकर चले जाते हो, यानी तुम राजकुल की प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखते। यह कहाँ तक उचित हो सकता है? गहरा मौन छाया रहा। हमीर दुरस्त एक मेघ खंड को निहारता रहा। वह भीगे स्वर में बोला,
तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितने गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठापित करना चाहता हूँ। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि तुम मेवाड़ के सेनापति बनकर चित्तौड़ को विजय कराओ, पर तुम्हारी उग्रता, प्रचंडता और आक्रोश सबको संदिग्ध कर देते हैं। क्या भविष्य में मैं तुम्हें संतुलित देख पाऊंगा? हमीर कह रहे हैं कि क्या तुम आगे से ध्यान रखोगे? क्या आगे से आक्रोश में, प्रचंडता में, उग्रता में नहीं रहोगे क्या? अनक सिंह व्यथित हो उठा। उसकी आकृति की कठोरता लुप्त हो गई। पश्चाताप की रेखाएं उभरकर उसके चेहरे पर छा गई। वह दुखपूर्ण स्वर में रुकते रुकते बोला, मैं प्रचंड और अशिष्ट भी हूँ, किंतु राणा जी का मेरी व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई मैं तो प्रचंड हूँ, उग्र हूँ, अशिष्ट हूँ, लेकिन राणा जी मेरी व्यवस्था को तुम ध्यान में रखो। क्या पका हुआ मिट्टी का वचन पवित्र होने के योग्य नहीं होता? मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी स्वाभाविक वृत्ति का मैं क्या करूँ? अनक सिंह कह रहा है, भाई मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही ऐसी है। तब हमीर कहते हैं, तुम्हारी स्वाभाविक वृत्ति का क्या युद्ध ही है? कि तुम्हारी स्वाभाविक वृत्ति युद्ध के अलावा कुछ भी नहीं है क्या? फिर हमीर समझाते हैं कि तुम हर घड़ी युद्ध में व्यस्त रहो, किंतु इतना अवश्य ध्यान रखो कि वह युद्ध देश के लिए गौरवशाली परंपराओं को समाप्त नहीं कर दे। तब अनक सिंह कहता है, ऐसा ही होगा। हमीर कहते हैं, शपथ खाते हो? अनक सिंह शांत रहा। तुम्हें शपथ खाकर विश्वास देना ही होगा। अनक सिंह ने कहा, शपथ की क्या आवश्यकता है? आप नहीं अनक सिंह, मुझे वीर की शपथ का भी उतना ही भरोसा है जितना उसकी वीरता का। तुम्हें शपथ खानी ही पड़ेगी, तुम्हें मुझे वचन देना ही पड़ेगा। तब अनक सिंह कहता है, शपथ खाता हूँ कि भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे देश की मान मर्यादा और एकता को भंग होने की आशंका हो। हमीर ने प्रहरी को पुकारा। देव सिंह प्रहरी मस्तक झुकाकर कहा, कहो हुकुम राणा जी। कि हुकुम बताओ राणा जी। कामदार जी को बुलाकर ला। थोड़ी ही देर में मंत्रणा कक्ष में मौजीराम कामदार आ पहुंचा। अब कक्ष में अनक, मौजीराम और हमीर गंभीर मंत्रणा करने लगे। फिर मौजीराम का मुख पीला होता हुआ जान पड़ा, मानो उसे हमीर की बात पसंद नहीं आई हो। हमीर ने कुछ ऐसा कहा। अब वो क्या कहा हम देखते हैं। हमीर ने कहा, आज हम अनक सिंह को समस्त मेवाड़ का सेनापति बनाते हैं। यह अपनी अतुल शक्ति से शत्रु के दांत खट्टे करेगा। अनक सिंह को हमीर ने भेड़ के मूठ की तलवार दी, जिसकी म्यान मखमल की और चांदी की बनी हुई थी। जो तलवार कई सहस्त्र रुपयों की थी। तलवार को सौंपते हुए हमीर ने कहा, आज से तुम मेवाड़ के सबसे जिम्मेदार योद्धा हो गए हो। भविष्य में तुम्हारा उठाया हुआ कोई भी कदम मेवाड़ की जय और क्षय का जिम्मेदार होगा। अप्रत्याशित हमीर के चेहरे का उत्साह समाप्त हो गया। वह तुरंत जाते हुए अनक सिंह को रोककर कहा, बैठो, अभी तुम्हारी प्रामाणिक नियुक्ति नहीं हो पाई। कि तुम्हें तो कह दिया अनक सिंह, लेकिन सबको तो अभी बताना बाकी है ना। पद के साथ बहुमत की भी आवश्यकता है। कामदार जी, पवन सिंह, मेरा, वीर सिंह, खेत सिंह का पुत्र गेत सिंह, उमराव, गिरिराज आदि को बुलाया जाए। चंद ही घड़ियों में सारे सामंत और उमराव आ गए। कामदार ने सबके समक्ष राणा हमीर का मंतव्य रख दिया। पवन सिंह तमतमा उठा। पवन सिंह को गुस्सा आया, क्योंकि हमीर को उसने सेनापति बना दिया। पवन सिंह की भंगिमा से असंतोष झलक रहा था। गिरिराज आतंकित सा हो गया। हमीर ने सबके चेहरे के भावों को पढ़ा। वह समझ गया कि सामंत लोग इससे प्रसन्न नहीं है और आज
सामंत और उमरावों के बलबूते पर मेरा शासन चल रहा है। यदि ये सब लोग रुष्ट हो गए तो परिणाम बुरा ही होगा। तब क्या करूँगा? हमीर काफ़ी देर तक विचार मग्न बैठा रहा। उपस्थिति में कानाफूसी चल रही थी। हमीर तुरंत उठा और उसने संकेत से पवनसी को बुलाया और मंत्रणा कक्ष के पार्श्व में एक अन्य लघु व्यक्तिक मंत्रणा कक्ष था, उसमें वे दोनों चले गए। आश्वस्त होकर बैठे हमीर ने भोलेपन से कहा, मैं तुम्हारे मुख के भावों को अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ। तुम अनक को महासेनापति बनाने से रुष्ट भी हो, पर मेरे समक्ष तुम कह नहीं रहे हो। व्यक्ति का बलि अनुसार मैं उसकी आज्ञा ही मान सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि देखो, मैं इसको महासेनापति बनाया हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा। अभी मैंने केवल इसको यूं ही सेनापति बनाया है। तब पवनसी कहता है कि ठीक है, मैं तो आपकी आज्ञा मान ही सकता हूँ कि भाई आपकी आज्ञा है तो फिर मैं इसको मानूंगा ही। तुमने हृदय का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, तुम जरा मेरा को मेरे पास भेज दो। अब उसने मेरा को बुलाया, एक एक करके बुला रहा है सबको। पहले पवनसी को समझा दिया, मेरा को बुला रहा है। थोड़ी देर में मेरा आया। वह उदास था और हमीर को वह रोष भरी दृष्टि से देख रहा था। हमीर ने उसके कंधे को सहलाया और कहा, अनक सिंह का महासेनापति बना देना तुम्हें भी सही नहीं कि तुम्हें भी सही नहीं लगा क्या? तो अब मेरा कहता है नहीं। हमीर कहता है क्यों? तब मेरा कह रहा है क्योंकि जो व्यक्ति पल पल में धैर्य खो देते हैं वे देश का हित कैसे कर सकते हैं? फिर अनक सिंह में क्षत्रिय जाति का झूठा दंभ और अभिमान है। वह अपने को असाधारण मानता है तथा वह भील, भींगा इत्यादि लोगों को हेय और नीच समझता है कि ये जो अनक सिंह है ये भीलों को निम्न समझता है, हे दृष्टि से देखता है, उनके साथ जरा भी भाईचारा नहीं रखता, उनको वह केवल दास समझता है। राणा जी, वह हम गरीबों का जीना ही दुभर कर देगा। नहीं मेरा नहीं। अब हमीर कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम उसे गलत समझ रहे हो। फिर तुम मेरी चाल को अभी तक समझे ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसे सेनापति बनाकर तलहटी की ओर भेज दूँ। वहाँ अनक सिंह लूटपाट और धन का संग्रह करता रहेगा। तुम विश्वास रखो, वह तुम्हारी जाति के लोगों को जरा भी कष्ट नहीं होने देगा। हमीर संभल कर बोला, फिर यह राज्य के नियमानुसार सेनापति थोड़े ना बनाया जा रहा है। जब तक चित्तौड़ का गढ़ अपने अधिकार में नहीं आ जाता और मैं विधिवत राणा नहीं बन जाता, तब तक वह नाम मात्र का सेनापति ही कहलाएगा। इस निगूढ़ बात को वह नहीं समझ सकेगा। पद के प्रलोभन और शान में वह मतवाला बना खूब जी जान से काम करेगा और इसमें हमें लाभ ही लाभ होगा। देखो मेरा, अभी हमें व्यक्तिक वैमनस्य और द्वेषता को विस्मृत करके अपने देश के उत्थान और उसकी स्वाधीनता के बारे में सोचना चाहिए। तब मेरा कहता है, कहीं ऐसा न हो कि पासा उल्टा पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमीर बौद्धिक मार नहीं खा सकता। वह भी अपने पूर्वजों की तरह दूरदर्शी है। अनागत विषमता और आपदा को वह पहले, अनागत विपदा है यहाँ पर, अनागत विपदा और आपदा को वह पहले दूर करके ही कदम उठाता है। मेरा ने उसकी बात मानते हुए कहा, फिर जैसी आपकी मर्जी, कि भाई जैसा आप चाहो। केवल मेरी मर्जी नहीं हो सकती। मैं अपने सारे मित्रों को रुष्ट करके किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करना नहीं चाहता। तुम्हारा परामर्श चाहता हूँ। यदि वह नाम मात्र का सेनापति बना भी रहे तो क्या हर्ज है? तब मेरा कहता है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। हमीर कहता है, बस मैं यही सुनना चाहता था। हमीर बाहर आ गया। उसने समस्त सरदारों व उमरावों को संबोधित करके कहा, समय और शक्ति देखते हुए ठाकुर अनक सिंह जी हमारे सेनापति बनाए जाते हैं। उनका शौर्य और स्वामी भक्ति से सभी परिचित हैं। मुझे आशा है आप सभी भी इसी बात को स्वीकार करेंगे। किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो निसंकोच होकर कहें। मेरा भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि मैं भी आपकी तरह चित्तौड़ का ही एक सेवक हूँ, एक लिंगेश्वर का दीवान हूँ। मुझे भी आप में इतना ही, मुझ में और आप में इतना ही अंतर है कि मैं इनकी सेवाओं के लिए एक जिम्मेदार चाकर हूँ और तुम एक मेरे चाकर हो। अनक सिंह ने एकलिंगेश्वर की जय जयकार की और बाद में हमीर के प्रति उसने अपनी कृतज्ञता ज्ञापन की तथा उसे समस्त सरदारों को विश्वास दिलाया कि वह अपने देश और देश के लोगों के प्रति सदा ईमानदार रहेगा। रानी शयनागार में अर्धशायित थी, अर्धशायित यानी अर्ध लेटी हुई, आधी लेटी हुई। गांव तकिए का संबल था। ये गांव तकिया क्या होता है कि आप जिसको मसन के नाम से जानते हैं, एक गोल मोटा सा तकिया होता है जिसका सहारा लेकर बैठा जाता है। आप बड़ी बड़ी शॉप में जाते हो तो वहाँ पर बनिए को देखते हो, व्यापारी को देखते हो, तो मोटे ताजे व्यापारी उस गांव तकिए का सहारा लेकर अध लेटे रहते हैं। तो रानी शयनागार में अर्धशायित थी, गांव तकिए का संबल यानी सहारा था उनकी पीठ को। अपराह्न काल, हल्का हल्का शीत आरंभ हो गया था। रानी नवागत शिशु की सुखद स्मृति में विगत की हीनता विस्मृत कर चुकी थी, यानी रानी नए शिशु के आगमन की खुशी में अपनी पीछे की पुरानी बातों को भूल चुकी थी। लेकिन जब कभी पुरानी दासियां छिप छिपे उनके तथाकथित कलुष जीवन के पृष्ठ खोल कर कहती कि ऐसी कलंकिनी महारानी के कारण चित्तौड़ में कभी भी सुख आनंद नहीं हो सकता, मंगल श्री यहाँ आ ही नहीं सकती। हमारे यहाँ महान पवित्र देवी पद्मिनी हुई थी जो धर्म की रक्षा हेतु जौहर में जल उठी और यह अशुभ है, अमंगलकारी है, तब उसका मन वेदना से भर जाता था। रानी पीड़ा से अवश होकर उन दासियों की वाणी काटने को आतुर हो जाती, पर फिर वह शांत हो जाती। यथार्थता कहाँ तक छिप सकती है? यथार्थता यानी वास्तविकता, उसे कहाँ तक रोका जा सकता है? लेकिन तब उसके मन में अपने पिता के प्रति घृणा का सागर लहरा उठता और अपने भाइयों के प्रति उसके मन में द्रोह जाग उठता। तब वह कामदार को बुलाकर उसे अनुनय विनय करती कि उसे चित्तौड़ को तुरंत विजित करने का आदेश दे देती। हालांकि वह जानती थी कि चित्तौड़ विजय कोई सहज काम नहीं है और उसमें उसके आदेशों की जरासी भी कीमत नहीं है। कल पता नहीं क्यों हमीर उसे प्यार करता रह गया। भाई कल रात्रि के बारे में कह रही है कि न जाने हमीर उसे प्यार करता करता क्यों रह गया। हल्का हल्का शीत और उन्मादित करने वाली ऋतु। हमीर रानी से आमोद प्रमोद की चर्चा कर रहा था। रानी हमीर की अंकशायिनी थी और हमीर उसे अपने चित्तौड़ की रानियों की त्याग की कथाएं सुना रहा था। अचानक से हमीर उठ खड़ा हुआ और यह कहकर वह शयन कक्ष से बाहर निकल गया कि यह सुख व्यर्थ है, यह भोग अनुचित है, यह विलास पीड़ादायक है। जब तक चित्तौड़ की मुक्ति नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। रानी ने हमीर को रोकना चाहा, पर हमीर नहीं रुका। वह सीधा प्रतोली से दूसरे कक्ष में चला गया। प्रतोली क्या होता है? एक चौड़ा रास्ता। दासी को आज्ञा दे दी कि वह किसी को भी भीतर नहीं आने दे। रानी गई भी, किंतु दासी ने विवशता प्रकट कर दी। रानी ने अधिक हठ नहीं किया। वह जानती थी कि हमीर का क्रोध आकाश पाताल को एक कर देता है, लेकिन इससे रानी को रात भर निद्रा नहीं आई। वह अवश्य सैया पर करवटें बदलती रही। मानस पटल पर तिरस्कृता का अभिशप्त जीवन नाच उठा, जो महलों में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए लाई जाती है और संपूर्ण जीवन भर उसे वैभव विलास से युक्त कक्ष में ही व्यतीत करना पड़ता है, किंतु उसकी और उसके पति की प्रेम की दृष्टि तक नहीं पड़ती थी। हालांकि हमीर संपूर्ण रूप से उसे प्यार करता था, फिर भी वह हीनता रानी के मन में बसी हुई थी। वह उसे हमीर की साधारण सी साधारण बात को बुरा मान लेती थी। वह अपने मन में अनेक गलत धारणाएं रखा करती थी। ये बीच में थोड़ा सा कटा फटा है, तो मैंने लाइनों को जो इनमें लिखा हुआ है उसका सारांश आपको बता दिया है।
रानी के मुख पर रानी फिर क्या करती है कि रानी फिर अपने उस मौजीराम कामदार को बुलाती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी करो, चित्तौड़ को जल्दी विजित कराओ। तो मौजीराम के मुख पर वही भेद भरी शांत मुस्कान खेल रही थी। वह रानी के मनोवेगों को बड़ी तटस्थता से सुन रहा था। जब रानी ने सब कुछ उगल दिया तब कामदार ने कहा, मैं आपके दुख को समझता हूँ, लेकिन चित्तौड़ विजय सहज नहीं है। रानी ने आवेश में कहा, फिर आपको यहाँ लाने से लाभ ही क्या हुआ? मैं अपना काम संपूर्ण निष्ठा से कर रहा हूँ। अभी अवसर की प्रतीक्षा है, अवसर आते ही मैं अपना कार्य आरंभ कर दूंगा। रानी कहती है, तब तक तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा न कहिए रानी सा, आप चित्तौड़ की भावी राणा की राजमाता हो। आपके मुख से अणुते यानी कि अनुचित बोल शोभा नहीं देते। आपको अखंड धैर्य रखना चाहिए। आप इस तरह उद्विग्न होगी तो फिर हो गई कर्तव्य की पूर्ति। अब आपको मेरे साथ होना पड़ेगा। यह भूल जाना पड़ेगा कि कोई भाई है, मेरा कोई बाप भी है। आप चित्तौड़ की विधवा महिषी हैं। महिषी यानी महारानी। यदि चित्तौड़ विजय नहीं हुआ तो सारा दोष आपके माथे मढ़ा जाएगा। सभी यह कहेंगे कि यह अपशकुनी है, इसलिए अब आपको मेरा साथ देना ही होगा। रानी कहती है, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपका तन मन से साथ दूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब सुनो रानी, हम शीघ्र ही चित्तौड़ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसी दशा में कैसे जा सकती हूँ? मैं राणा जी से अनुरोध करूँगा। यदि राणा जी मेरे अनुरोध के मर्म को समझ गए तब आप और मैं वहाँ चलेंगे। पर प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय होने के पश्चात एक विधवा के प्रति जो लौकिक धारणाएं होती हैं उनको निर्मूल करना एवं मेवाड़ वासियों को आपके प्रति श्रद्धेय बनाना। आप नहीं जानती कि परिस्थितिवश यहाँ के सरदार चुप बैठे हैं, वरना वे इस प्रश्न को अभी भयंकर समस्या बना देते और न मालूम ये रूढ़िग्रस्त अध परंपरावादी वीर आपके जीवन का क्या परिणाम देते। आंतरिक विरोध अब भी देखने को मिलता है। ओह, कौन से जन्म का पाप है जो अब मुझे मिल रहा है? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे मृत्यु क्यों नहीं देता। वह विचलित स्वर में बोली, आप नहीं जानते कामदार जी। राणा जी हंसते हंसते एकदम विषाद में डूब जाते हैं। लगता है उन्हें भी मेरे कारण सच्चा सुख नहीं मिल रहा। तब मौजीराम कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए, ईश्वर की कृपा हुई और भाग्य ने साथ दिया तो आप यहाँ की प्रतिष्ठित महारानी होंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। रात को गुप्तचर समाचार लाया था कि अनग सिंह ने शत्रुओं के एक पूरे साथ यानी समूह को रोककर लूट लिया है। यह भी सुनने में आया है कि अनग सिंह ने 30 व्यक्तियों को मौत की घाट उतार दिया। सचमुच यह पूर्व जन्म में कोई राक्षस ही था। मौजीराम वहां से सीधा हमीर के पास गया। हमीर पूजा गृह में अर्चना वंदना कर रहे थे। मौजीराम सेवक को यह कहकर चला गया कि जब राणा जी निवृत्त हो जाए तब मुझे सूचना दे देना। मौजीराम ने सेवक से कह दिया, भाई जब राणा जी पूजा वूजा कर ले तो उसके बाद मुझे बुला लेना। लगभग 1 घटिका के बाद हमीर पूजा से निवृत्त हो गए। जीवन सिंह लगभग 2-2.5 लाख रुपयों को लेकर आया हुआ था। अनग सिंह कहता है कि आप मुझे ये विश्वास दिला रहे हो। अनग सिंह के साथ में मेरा वगैरह और उसके कोई सामंत हैं, वो सारे साथ में आए हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपको अल्प बचत के द्वारा मेवाड़ को हम संपन्न करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद तुगलक का कोई सिपह सालार था। मालूम हुआ कि यवन सेना के लिए यह ले जाया जा रहा था। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। जीवन सिंह इधर गया और उधर मौजीराम ने प्रवेश किया। जीवन सिंह रुपए लेकर आया, उसको तो ले लिया हमीर ने और कहा अब तुम चले जाओ। तो मौजीराम ने प्रवेश किया। प्रणाम करके उसने निवेदन किया, आपसे विशेष मंत्रणा करने को आया हूँ। कहिए कामदार जी। इन दिनों की घटनाओं के कारण मालदेव चौहान व उनका पुत्र जैसा एकदम परेशान
हो उठे होंगे। निरंतर असहयोग और छुप छुप कर युद्ध की नीति से उसकी शक्ति क्षीणतर होती गई है। तब मैं और महारानी सा चित्तौड़ जाकर उन्हें अपनत्व का भरोसा दिलाते हैं और यह धन उन्हें वापस कराते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में हम आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तब हमीर पूछते हैं, फिर इससे क्या होगा? यह होगा कि अप्रत्याशित आक्रमण के समय हमें चित्तौड़ प्रवेश में किसी तरह की विषमता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप नहीं जानते कि वह दुर्ग कितना सुरक्षित है। शत्रु को विजय करने में अपना सारा बल लगा देना पड़ता है। वह समुद्र की सतह से बहुत ऊंचा है और उसका परकोटा अत्यंत मजबूत है। इसके अतिरिक्त पांडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल के भीषण लोहे व पाषाण के द्वार और भवन तथा चौहानों के वीर सिपाहियों का पहरा, इन सभी को सहजता से नहीं हटा सकते। इसके लिए हमें छल की आवश्यकता है। हमीर कहते हैं, वीर बांकुरे राजपूत क्या धर्म युद्ध नहीं कर सकते? धर्म राजनीति का सहोदर नहीं बन सकता। अलाउद्दीन की बात का विश्वास कर आपके पूर्वजों ने चित्तौड़ को शमशान बना दिया था। उस जैसा शक्तिशाली बादशाह भी चित्तौड़ के लिए 6 माह घेरे डाले पड़ा रहा था और अंत में उसे छल कौशल का ही सहारा लेना पड़ा। लेकिन हमारे राजपूत इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसकी आवश्यकता ही क्या है? पर मैं रानी सा को नहीं भेज सकता। आप जाना चाहते हो तो अकेले जाइए। तो फिर जब पूछता है कामदार कि आपको वहां भेजने में आपत्ति क्या है? हमीर ने तनिक विहस कर कहा, अभी तुमने कहा था कि धर्म राजनीति का सहोदर नहीं हो सकता और जो नीति धर्महीन होती है उसका कोई विश्वास नहीं कर सकता। मैं तुमको इतना ही अधिकार दे सकता हूं कि तुम चित्तौड़ जा सकते हो। फिर कामदार कहता है, जैसा आपका हुक्म। हमीर की भ्रुकुटियां तन गई। किंतु क्या है राणा जी, कोई संदेह है? तुम कभी कभी ऐसी बात कह देते हो जिससे मनुष्य को अपने आप पर विश्वास नहीं होता। हमीर कह रहा है मौजी राम से कि तुम कभी कभी ऐसी बात कह देते हो जिससे मनुष्य को अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता। तुम भी कूटनीतिज्ञ हो, कहीं तुम हमारे रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए तो चित्तौड़ नहीं जा रहे हो? तुम्हें रुष्ट नहीं होना चाहिए। अपनी शंका को तुम्हारे समक्ष स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ। उसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं तुम्हारा विश्वास खो बैठा हूं। मैं तो केवल अपनी शंका को ही रख रहा हूं। कामदार के मन में जरा भी कलुष नहीं था, किंतु इस अप्रत्याशित आरोप ने कामदार का मुख पीला पड़ गया। वह हकलाता हुआ बोला, राणा जी, मैं जिस दिन दहेज में आपको दिया गया था उसी दिन मैंने अपने आप को आपका दास स्वीकार कर लिया था। मैं उसी का ही दावेदार और उसी का ही वफादार होता हूँ जिसकी मैं बानगी खाता हूँ। कल आप मुझे किसी और को सौंप देंगे तो मैं उसका वफादार हो जाऊंगा। सच्चा दास वही होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा मानता है। दास के लिए कल के स्वामी का अब कोई महत्व नहीं होता। अगर आपको मुझ पर शंका है तो लाइए, मैं अपनी हथेली में आग रखकर आपको विश्वास दिलाऊंगा। हथेली जलती रहेगी और मैं तब तक उस अंगारे को अपनी हथेली से नहीं गिराऊंगा जब तक आप यह नहीं कहेंगे कि मुझे तुम पर विश्वास है। राणा जी, आपने अपने हृदय में यह शंका उत्पन्न करके अच्छा नहीं किया। मौजी राम चित्तौड़ को मुक्त कराने के लिए ही आया है। मौजी राम की आंखों में आंसू छलक आए। हमीर को अपनी भूल का पछतावा हुआ। वह अपनी बात को संवारता हुआ बोला, तुम तो उत्तेजित हो गए हो। मेरे कथन का इतना गंभीर रूप लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें एक अर्थभरी बात कही थी। तुम्हारे पर दुर्भावना से कोई भी आक्षेप लगाने की मेरी मंशा नहीं थी। मौजी राम ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे। वह अत्यंत व्यथित स्वर में बोला, क्षमा चाहता हूँ, पर राणा जी, आप अपनी चतुराई को सीमाहीन करने लग गए हैं। कथन है, ज्यादा होशियारी में कभी कभी किरकिरी पड़ ही जाती है। हमीर नत दृष्टि करके बोला, यानी अपनी दृष्टि को झुकाए हुए बोला, हमीर तुमसे क्षमा चाहता है। तब मौजीदार कहता है, मुझे व्यर्थ में अपराधी क्यों बनाते हो? मैं आपके चरणों की धूल हूँ, आपका चाकर हूँ। बस भविष्य में मन को पीड़ा देने वाली बात मत कहिएगा, ऐसा अनुरोध करता हूँ। हमीर ने बात को बदलना ही ठीक समझा। वह चौंक कर बोला, तुम चित्तौड़ कब जा रहे हो?
आज ही। यह सारा धन साथ ले जाओगे? हाँ। तुम कहो तो मैं एक क्षमा पत्र भी लिख दूं? अवश्य, यह बात तो और भी ठीक रहेगी। तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी पत्र लिखवा कर देता हूँ। हमीर चला जाता है पत्र लिखवाने के लिए। मौजीराम चलने लगा। हमीर ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात और है कामदार। क्या राणा जी? चित्तौड़ के द्वारपाल से मित्रता कर लेना, उसे समझा देना कि हम जब कभी आए तब तुम हमें द्वार खोल देना। जो हुकुम। मौजीराम के जाने के बाद ही चारण अमरदान के आगमन की सूचना मिली। इधर चारण अमरदान आता है। अमरदान कई दिनों के बाद आया था। हमीर उसे देखकर उल्लास से भर उठा। ससम्मान आसन दिया चारण को। अमरदान ने उसकी प्रशंसा में एक कवित पढ़ दिया। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए चारण जी। अब बूढ़ा हो चला हूँ, आना जाना होता ही नहीं, घुटनों में बड़ी पीड़ा रहती है। राजवैद्य को क्यों नहीं दिखलाते? आज मैं उन्हें आपके घर भेज दूंगा। आपके बिना हमारे में पौरुष को कौन जगाएगा? अमरदान ने क्षण भर हमीर के मुख को देखा, फिर बोला, चारण केवल कविता नहीं करता, वह कविता के साथ साथ खड्ग भी चलाता है। यानी केवल मैं कविता थोड़ा ना करता हूँ, मैं साथ साथ तलवार भी चलाता हूँ, और मुझ में खड्ग चलाने की शक्ति नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे में तलवार चलाने की शक्ति बची नहीं। फिर मुझे अब युद्ध से घृणा होने लग गई। व्यर्थ की हिंसा की उपादेयता युद्ध में नहीं है। मैं पूजनीय काकासा की बात को मानता हूँ, अहिंसा का युद्ध। मैं उससे भी आगे सोचता हूँ कि हिंसा का प्रतिशोध भी हिंसा में नहीं लिया जाए। कोई दुष्ट और आतताई किसी भद्र पुरुष यानी बहुत अच्छे पुरुष पर अगर आक्रमण करता है तो उसे उसका अवरोध हिंसा में नहीं करना चाहिए। वह उसे विनम्रता से पूछ ले कि आखिर उसने उस पर आक्रमण क्यों किया। मैं समझता हूँ कि धैर्य की गति सबसे अच्छी होती है। आपका यह विचार अभी सफल नहीं हो सकता। अब हमीर कह रहे हैं, भाई जो आप कह रहे हो वो तो एकदम सही नहीं हो सकता, क्योंकि अभी एक सूत्र में सारे संगठित नहीं हो जाते जब तक यह मंत्र व्यर्थ है। प्रजा की एकता ही इसका आधार है, क्योंकि जब तक प्रजा ने वीर जब तक प्रजा के वीर छोटी छोटी टुकड़ियां बना बना कर झगड़ा करते रहेंगे, तब तक सामूहिक विरोध संभव नहीं। व्यक्ति को आत्मा की रक्षा भी आवश्यक है। हमीर ने कहा, मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूँ चारण जी। यह अहिंसा का युद्ध या उद्घोष इस काल के लिए उपयुक्त है। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक सज्जन पुरुष जा रहा है, उसके शत्रु ने उस पर आक्रमण किया, समझ लीजिए वह बच गया। उस समय वह क्या करेगा? अपने शत्रु से यह कहेगा कि मुझ पर एक प्रहार और कर। यह परंपरा व्यक्तिक नपुंसकता को ही जगा सकती है। अमरदान ने गंभीर स्वर में कहा, तब घाती दूसरा प्रहार कर ही नहीं सकेगा। मनुष्य में करुणा होती है और वह स्वतः जाग जाती है। एक रक्त रंजित मानव तुम्हारे सामने खड़ा है। वह करुणा प्लावित स्वर में ललकार रहा है, मुझे और मारो, मुझे और मारो। क्या तुम उसे मार सकोगे? मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। मानवीय संवेदनाओं से युक्त जीवात्मा ऐसा क्रूर कार्य नहीं कर सकती। यह दुष्कृत्य क्रूर वृत्ति वाले प्राणियों से ही हो सकते हैं। समय आने पर आपके विचारों पर प्रजा अवश्य गौर करेगी। इतना कहकर हमीर ने चारण से निवेदन किया, आप आ गए हैं तो एक पत्र लिख दीजिए। चारण ने पत्र लिखा। मौजीराम वह पत्र लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया। वह अकेला ही गया था। सूर्य आकाश के मध्य में आया था। प्रखर किरणों में हमीर भोजन करके घूम रहा था। तभी आनक सिंह अश्व पर आरूढ़ होकर पवन वेग से आया। अपने अश्व को झील के कगार पर छोड़कर वह सीधा खास महल की ओर आया। हमीर ने उसे मंत्रणा कक्ष में बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में आनक सिंह उकता गया, यानी परेशान हो गया। उसने क्रोध में अपने मूंछों पर 2-3
बार ताव दिया और उसने जो ही अमीर को देखा त्यों ही वह प्रणाम करके बोला, मेवाड़ के योद्धाओं के साथ यह खेल उचित नहीं है। हम चौहानों के समक्ष कभी झुकने को तैयार नहीं हैं। आपने वह संपत्ति और पत्र भेजकर समस्त मेवाड़ियों का अपमान किया है। अब गुस्से में है, वो जल्दी जल्दी बोल रहा है कि तुमने ये सही नहीं किया क्योंकि तुमने एक पत्र भेज दिया। अमीर ने कनखी से अनक सिंह को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम प्रचंड हो, क्षण क्षण में उग्र हो जाते हो, बात पर बिना विचार किए कुछ ना कुछ कह डालते हो। अनक सिंह ने तुरंत कहा, मैंने उस पत्र को अपनी आंखों से देखा है। अवश्य देखा होगा, किंतु मेरे हाथ का लिखा हुआ वह पत्र नहीं है, वह चारण जी के हाथ का लिखा हुआ है और उसमें हस्ताक्षर भी चारण जी के ही हैं। तब अनक सिंह को समझ में आता और वो कहता, ओ मेरे वीर सेनापति, यह नीति युद्ध है, तुम्हें इससे पीड़ा होगी, पर इस बार फिर रक्तहीन युद्ध करने की मनसा है। यूं ही ऐसे युद्ध को, इससे मेरा यह कार्य ही अच्छा है कि यूं ही हम ऐसे ही युद्ध करते रहें, इससे तो मेरा ये कार्य ठीक है। कहकर अनक वापस क्षमा मांगकर चला गया। अनक सिंह कहता है कि यूं ही ऐसे युद्ध को, थू है ऐसे युद्ध को कि मैं थू करता हूँ, मुझे ये रक्तहीन युद्ध की लालसा नहीं है, तो मैं थू करता हूँ ऐसे युद्ध को, इससे मेरा यह कार्य ही अच्छा है। अमीर भी हंस पड़ा और स्नेह स्नेह निद्रा देवी की गोद में सो गया। कामदार मोजीराम चित्तौड़ पहुंच। गंभीरी नदी के तट पर अश्व को रोककर थोड़ी देर के लिए मोजीराम रुक गया। उसके साथ पवनसिंह भी था। अमीर और पवनसिंह फिर आगे बढ़े और कहते हैं, पर राणा जी के हुक्म की अवहेलना वह नहीं कर सकता कि उन्होंने कहा कामदार जी ने कि अब तुम तो यहीं रुक जाओ पवनसिंह, और मैं चला जाता हूँ पत्र देने के लिए। तब हम पवनसिंह कहता है कि राणा जी के हुक्म की अवहेलना वह नहीं कर सकता, इसके अतिरिक्त कई सैनिक और भी हैं। मोजीराम पाडल पोल के पास पहुँचे। पहरेदार ने उनकी सूचना जैसा को जयसिंह तक पहुँचाई। सूचना पहुँचाने और लाने में लगभग 2 घटिका लगे। जैसा का छोटा भाई हरि सिंह स्वयं उसकी अगवानी करने आया। यानी मालदेव के 2 पुत्र जैसा और हरि सिंह है, छोटा हरि सिंह और बड़ा जय सिंह। पवन सिंह का भी मोजीराम ने उन सबसे परिचय करवाया। प्रारंभिक कार्य से निवृत्त होकर पवन सिंह और मोजीराम जैसा के दरबार में पहुंचे। जैसा चित्तौड़ के राज्य सिंहासन पर बैठा था। पवन सिंह की रग रग में आग लगी हुई थी। उसके मन में सहसा विचार उठा कि वह अभी इस दुष्ट का खून करके चित्तौड़ पर अधिकार कर ले। कामदार पवन सिंह की आंतरिक स्थिति को समझ गया। उसने तुरंत पवन सिंह से कहा, एक लिंगेश्वर जी के दीवान का पत्र आपको दीजिए। पवन सिंह ने पत्र को जैसा के हाथ में दे दिया। जैसा ने हाथ में पत्र लेकर पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसकी प्रसन्नता से बाछें खिल गई। मोजीराम ने नतमस्तक होकर कहा, आपका सारा कोष आपके सामने प्रस्तुत है। राणा जी ने क्षमा मांगी है और भविष्य में यह आश्वासन दिया है कि आपकी प्रजा और दासों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। जैसा ने मोजीराम को एकांत में ले जाकर बातचीत की। बाद में बड़ा ही मुदित मन वह बाहर आया, यानी खुशी खुशी बाहर आया और पवन सिंह को संबोधित करके बोला, खेद है ठाकुर साहब कि हम चित्तौड़ आपको नहीं दे सकते, इसके अतिरिक्त आप हमारा सर्वस्व ले सकते हो। पवन सिंह ने त्योरियां बदल कर कुछ कहना चाहा, लेकिन तुरंत मोजीराम बीच में ही कह पड़ा, चित्तौड़ आपका ही समझिए, वीर जहाँ भी जाते हैं वहाँ नया नगर बसा लेते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में हमारी मित्रता बनी रहे, मित्रता खंडित कभी नहीं होगी, ये जैसा ने कहा था। बस इसी उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद मोजीराम और पवन सिंह लगभग 1 सप्ताह भर वहाँ रुके। वहाँ पर उनका राजसी सम्मान हुआ था। आगे कैसे वो युद्ध लड़ते हैं, कैसे मेवाड़ को विजित करते हैं, चित्तौड़ को विजिट करते हैं, यह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।